नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पत्थल गांव में खरखट्टा डैम का हिस्सा धंस गया है और डैम का हिस्सा धंसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। डैम का हिस्सा धंसने से पानी का रिसाव यहां पर हो रहा है। सिंचाई विभाग को दी गई है जानकारी, जलाशय में मरम्मत कार्य शुरू। जशपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पत्थल गांव के खरखट्टा डैम का हिस्सा धंस गया है और डैम का हिस्सा धंस जाने से पानी का रिसाव हो रहा है। मुंगेली से बड़ी खबर है, जहां पर मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सरगांव इलाके में मनियारी नदी उफान पर है। 220 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। स्कूल और कॉलेज भवन में लोगों को ठहराया गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। सरगांव इलाके के सल्फा हथकेरा गांव में पानी भर गया। उधर बिलासपुर में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अमेरी इलाके के रत्नेश विहार कॉलोनी का यह मामला है, जहां पर 16 लोगों के घरों में घुसा है गोकर्ण नाले का पानी। घरों के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। देखिए आप तस्वीरें। घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 9 बजे से चालू हुआ पानी भरना और कंटिन्यूस भर रहा। रात 1 बजे तक घरों के अंदर 3 फीट पानी भर चुका है। घरों के अंदर 3 फीट पानी है और हम अपना घर छोड़ के यहाँ ऊपर रहने आए हैं। अपना घर पीछे है, उसको छोड़ के यहाँ रहने आए हैं। ये तो सामान का नुकसान सब बहुत नुकसान, मतलब फर्नीचर तो गया, फ्रिज खराब, टीवी खराब, बहुत नुकसान, मतलब लाख रुपए का नुकसान तो कल रात में हो गया। प्रशासन को आप खबर किए हैं? जी हाँ, कल मैंने दिया था उसमें, पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं आता है यहाँ, देखने तक को नहीं आते हैं। अब आज पानी नहीं चला। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनोद, निश्चित तौर पर हम तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का जीना कितना मुश्किल हो गया है ऐसे में। आप देख, क्या जानकारी है? गोकर्ण नाले का पानी किस तरीके से घुस गया? देखिए, गोकर्ण नाले में 2-3 दिनों से जो लगातार बिलासपुर में बारिश हो रही है, उसके चलते आसपास के नदी नालों का संगम उसमें हो रहा है और यही वजह कि गोकर्ण नाला शहर के बीचों बीच से होकर बहता है और कई थाना क्षेत्रों से होकर बैठता है। और अब स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि बारिश का क्रम अभी भी लगातार रुक रुक कर जारी है और जिस तरह तेजी के साथ मूसलाधार बारिश कुछ घंटों में होती है, उसका परिणाम ये होता है कि नाले, नदी तमाम जो है वो उफान पर आ जा रहे हैं। और गोकर्ण नाले का अब ये रौद्र रूप दिखाई दे रहा है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। अमेरी में जो रत्नेश विहार कॉलोनी है, वहाँ 16 घरों में पानी घुसा है। लोग रत जगह करने को मजबूर हैं और इसी नाले में आज जो खबरें आई थी लगातार कि 4-5 लोग बहे हैं, उसके लिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है। कुल मिलाकर पानी से अब त्राहिमाम की स्थिति निर्मित हो चुकी है और जो जिम्मेदार हमेशा से ये कोशिश करते हैं, दावा करते हैं कि बारिश के दौरान कंट्रोल रूम काम करेगा, जो बाढ़ आपदा की टीम है वो काम करेगी, जो नगर निगम की टीम है वो काम करेगी, तो ऐसे कोई भी लोग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक जो अमला होना चाहिए, जो नजर आना चाहिए फील्ड पर, वो कोई भी अमला नजर नहीं आ रहा। लोग खुद ही अपनी घर गृहस्थी का सामान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पानी निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है वो अभी तक पर्दे पर मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा से खबर है, तेजी से बढ़ रहा है महानदी का जलस्तर। शबरी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शिवरी नारायण में बाढ़ के हालात हैं। कई वार्ड में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। शबरी पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं और पुल पर पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता रोहित जुड़े हुए हैं फोन पर। रोहित, महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना मतलब इलाके में भारी बारिश का दौर लगातार जारी? निश्चित तौर पर सुमित, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिले में भी बारिश हो रही है, इससे काफी जो है जल स्तर बढ़ रहा है और महानदी का जल स्तर काफी तेजी से आज बढ़ने लगा है।
अभी शाम से ही जो है पुल के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था, लेकिन अभी काफी तेजी से पानी चढ़ रहा है। और जो महानदी का जो पानी है वो आसपास के जो निचले इलाके हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, 5, इसमें लोगों के घरों में घुस रहा है। लोग काफी हालाकान है और लोगों से जिला प्रशासन ने अपील भी किया है कि वो ऊंचे स्थान पर जाएं। सुमित, आपको बता दूं कि ये पुल के ऊपर से पानी जाने के बाद सबसे बड़ा लापरवाही 4 पहिया वाहनों का देखने को मिल रहा है कि वो लोग उसके बावजूद जो बैरिकेडिंग लगी है उसे हटा करके पार कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी है उन्हें वह बदसलूकी करके पार करने की कोशिश कर रहे हैं और पार कर भी रहे हैं। लगातार प्रदेश में हादसे का दौर देखने को मिल रहा है। कई जगह पे ट्रक के ट्रक डूब जा रहे हैं, उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल करके पुल को पार कर रहे हैं। तो ये बड़ी लापरवाही है। निश्चित तौर पर लोगों को सबक लेना चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार हादसे आ रहे हैं, डूबने की बात आ रही, बावजूद लोग अपने परिजनों के साथ जो है वाहनों में पुल पार कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ विरोध के बाद जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर पहले लोग लगातार जो है पुल में पानी जाने के बावजूद भी पार कर रहे थे। तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती थी सुमित। हालांकि अब जिला प्रशासन रहे हैं, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी की जो है बढ़ाई गई है और लोगों से अपील की जा रही है नजदीक में ना जाए। कई लोग सेल्फी के चक्कर में पहुंच रहे हैं, उन्हें भी जो है सख्त हिदायत दी जा रही है कि नजदीक में ना जाए। जी सुमित। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे तिरंगा अभियान के तहत राजधानी रायपुर में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित शहीदों के परिजनों को उनके पास जाकर शॉल, श्रीफल और तिरंगा देकर सम्मानित किया। सीएम निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों का सम्मान करते हुए कहा कि शहीदों के कर्तव्य पथ पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि उनके परिजनों का ख्याल रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कोरबा, मुंगेली और सूरजपुर में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने पुलिस लाइन रक्षित केंद्र में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मुंगेली में कलेक्ट्रेट में शहीदों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। सूरजपुर में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शहीद परिवारों को सम्मानित किया। बलरामपुर जिले में भी शहीदों के परिवारों का सम्मान हुआ। रामानुजगंज सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम आवास और नल जल योजना पर बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों में पीएम आवास और नल जल की सौगात नहीं दी और 3 साल में योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस से हिसाब मांग रही है। कांग्रेस के इन सालों में तो 2 साल कोरोना से प्रभावित रहा, फिर भी छत्तीसगढ़ में विकास कार्य लगातार जारी है। क्यों 17 तारीख को अच्छी बात है और अच्छे कार्यक्रम के यदि दूसरे प्रदेश में उसको अनुसरण करते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि शिक्षा की स्तर सुधरे। 16 तारीख से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले जिला स्तर का होगा, फिर प्रदेश स्तर। 15 साल तक के ये लोग वही करते रहे, जिसका अनुभव बार बार वो उद्धृत करते हैं कि हम लोग जो करते थे वो ऐसा नहीं होगा, कार्य पारदर्शी होगा और यदि इस प्रकार की शिकायत पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी चूंकि खेती किसानी का दिन है, बारिश भी खूब हो रही है और सब लोग खेतों में हैं और कुछ दिनों बाद बारिश भी कम हो जाएगी और जब सब खेती किसानी से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे, चाहे वो इस महीने के अंत तक हो या सितंबर महीने में। और इसलिए हमने इसमें बजट में शामिल किया। बजट से हम पैसा दे रहे हैं तो मकान बनाने के लिए। नल जल योजना की बात है, नल जल योजना चल रहा है, 13 लाख घरों में पहुंच चुका है। सवाल इस बात का है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए। मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला और दूसरा नल जल योजना आज तक के घरों में क्यों पानी नहीं पहुंचा पाया। 15 साल आपको मौका मिला था, आप क्यों नहीं पहुंचाया। तो 15 साल का पहले हिसाब दे ले, उसके बाद हमसे सवाल पूछे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर पहुंचे अरुण साव का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने
प्रदेश अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक भव्य स्वागत हुआ। अरुण साव ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, पार्टी दफ्तर में नेताओं से मुलाकात की। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर आते समय रास्ते में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए साव ने कहा कि तमाम चुनौतियों से लड़कर 2023 में कमल खिलाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उनका जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी क्या कहेंगे? अरुण जी, जो ये कार्यकर्ताओं का भरी बरसात में जो उत्साह दिख रहा है, जो जुनून दिख रहा है, ये बताता है कि ये सब संकल्पित है 2023 में कमल खिलाने के लिए। चले चुनौती पे चर्चा करते हैं। आखिरकार साव जी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों की ही सामना करते हुए यहाँ तक बढ़ी है और जो जोश और उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, वो निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाएगा। अरुण जी, बस एक सवाल, मुख्यमंत्री कहते हैं अध्यक्ष कोई भी हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये 2023 में बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन जो आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है, निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है। चले, मतलब ये है कि बीजेपी कमर कस चुकी है कि 2023 में जो है वो कमल खिलेगा और उसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो अरुण साव को अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की इन तमाम जिम्मेदारियों पे, तमाम चुनौतियों पे अरुण साव कितने खड़े उतरते हैं और आने वाले वक्त में उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी कितना कमाल कर पाती है, क्योंकि बड़ी चुनौती मिशन 2023 को लेके इनके सामने मौजूद है। कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। 14 अगस्त को विधानसभा स्तरीय आज़ादी की गौरव यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे गांधी मैदान रायपुर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित गौरव यात्रा के समापन सभा में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से भेंट मुलाकात करेंगे। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह के हालात हैं, संगठन में बदलाव से कुछ नहीं होगा। अब उसका जवाब तो उन्हीं से लीजिए कि अंतर्कलह कितना और बढ़ेगा। केवल अध्यक्ष बदलने से कोई काम नहीं चलेगा जब तक जो संगठन उनका साथ ना दे। और 4 साल में 4 अध्यक्ष अगर बदलेंगे तो क्या स्थिति होगी, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। वो घर बैठ के जीतना चाहते हैं तो गलतफहमी में ना रहें। ये जब हारे हैं तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, तो ये कहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पूरा 100% 200% तालमेल है, पूरी तरह से तालमेल है। और ये तालमेल के कारण ही है कि जितने भी जो उपचुनाव हुए। वहीं सुकमा में मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखा। दोरनापाल और कोंटा में उन्होंने ई रिक्शे की सवारी की। मंत्री यहां पर ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने ई रिक्शे की सवारी की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिलने के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के द्वारा न्याय की जांच की मांग कर पलटवार करते हुए सिंहदेव ने कहा कि यह बीजेपी का निजी विचार है, मगर भतीजे की मौत से आहत हूं। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक से लगातार संपर्क में हूं। साथ ही ये भी कहा कि सचिन को जबरन जेल में डाला गया था, जिससे वो आहत था, उसका गहरा असर उस पर हुआ था। ये उनका दृष्टिकोण है और घटना हुई है, जांच इसकी अवश्य हो रही है। मुझे भी जानकारी है, मैं बिलासपुर के एसपी पारुल माथुर जी हैं, उनसे लगातार संपर्क में बना रहा। उनने भी पूरी संवेदना व्यक्त की और पूरी तत्परता से उनने सहयोग किया, परिवार को सहयोग किया। बॉडी को रिकवर करने से लेके जांच करके बाकी तथ्यों की जानकारी लेने में तो काम चल रहा है। जांच पुलिस विभाग अपने तरफ से पूरी तत्परता से कर रही है। ये दुख भर इस बात का जरूर है कि वो जो प्रकरण उस समय हुआ था, उस समय भी मुझे लगता था, कहने का मौका नहीं लगा। आज बेचारे हमारे बीच में नहीं रहे सचिन, तो मैं इस बात को अवश्य कहूँगा कि बेहद आहत थे। कोई ऐसा कारण नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको जेल में बंद करना चाहिए था। फिर भी उस समय के पुलिस अधिकारी जो भी सरगुजा में थे, उन्होंने वो कदम उठाया।
आज़ादी के 75वें वर्ष पर कवर्धा जिला मुख्यालय में हमर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत भारत माता चौक से हुई, जिसमें मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल हुए। पूरे नगर में हमर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दौरान भारत माता चौक पर 75 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का ऐलान भी किया गया। 2 दिन बाद 15 अगस्त का पर्व हम मनाएंगे। आपने देखा होगा कि पूरी कवर्धा की जनता में भारी उत्साह, हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं और सारे लोगों ने अपनी उपस्थिति दी है। सभी के हाथों में तिरंगा था। प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हमने सम्मान किया और हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा के नारे के साथ साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली। इसके साथ जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरे देश में हर विधानसभा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा तिरंगा के साथ करना है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी जिला दफ्तर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए अरुण साव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के फैसले के बाद आज पूरे देश तिरंगामय हो गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके छत्तीसगढ़ भाजपा भी सड़कों पे है और हर घर तिरंगा यात्रा को लेके जो तिरंगा यात्रा जो निकल रही है उसकी तस्वीर देख लीजिए कि बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण साव है, तमाम जो लोग हैं वो निकले हुए हैं। साव जी, आज तिरंगा यात्रा क्या कहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। लोग हर घर में तिरंगा लगाएं और जिन वीर शहीदों के त्याग, तपस्या और बलिदान से इस देश को आज़ादी मिली है, उनका स्मरण करें। इसी उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार के लिए, जन जागरण के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कितना उत्साह है कौशिक जी, क्या लगता है इस यात्रा को लेके? देखो, इस यात्रा को लेके पूरे जन समूह सड़कों पर निकले हुए हैं। पूरे प्रदेश में आप देखोगे कि तिरंगा की बात हो रही है और तिरंगा हाथ में लिए हुए जन जागरण। हमर तिरंगा यात्रा अभियान के दौरान बिलाईगढ़ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय बारिश में नदी नालों को पार कर यात्रा कर रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर कांग्रेस हर विधानसभा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। कांग्रेस के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली की शुरुआत राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 1 नवागांव से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज हम एक आजाद